नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रिएट टारगेट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में अपने कई टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं। उसके बाद आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उसके बाद एक नई सब्जेक्ट है केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री में लगभग हम पर 20 चैप्टर हैं जो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जो बेसिक है वो है जो है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। आवर्त सारणी को पढ़ने के बाद उसके जो परमाणु है उनको प्रत्येक को पढ़ेंगे। उसमें जो मोस्टली है परमाणु संरचनाएं, परमाणु स्ट्रक्चर तथा जो भी वैज्ञानिक आए थे उनको जो क्लासिफिकेशन किया था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहले आए थे डोबरेनेर आए थे, उसके बाद आए थे न्यूलैंडर भाई साहब आए थे, उसके बाद आए थे मेंडलीफ आए थे और उसके बाद आए थे आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले। मोजले जो कि जो प्रेजेंट में आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले के आधार पर है, क्योंकि वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। बाकी डाबेराइनर की, न्यूलैंड की और जो मेंडलीफ है उसकी जो परमाणु आवर्त सारणी थी वो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी। उसके बाद जो प्रेजेंट में है वो है आधुनिक आवर्त सारणी, वो मोजले की है, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। हम इस प्रकार से जो पूरी आपको ये स्लाइड पर दिख रही होगी जो आवर्त सारणी है, हम उसको पूर्ण रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। जो लेट्स क्रिएट टारगेट है उस पर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं जो मैथ है, साइंस की है, जीके की है, स्टैटिक जीके की है, सभी प्रकार की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। आप हमारे साथ इस प्रकार जुड़ रहेंगे। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी की। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करेंगे तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चार वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से किया है। इसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक था वो था डाबेरायनर का त्रिक सिद्धांत। सबसे पहले इसमें डाबेरायन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अनुसार इसको क्लासिफिकेशन किया तथा इसका वर्गीकरण किया। जो उसके बाद न्यूलैंड वैज्ञानिक आए, उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया और उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ के द्वारा वो एक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेजेंट में जो अपने आधुनिक आवर्त सारणी है वो है मोजले के सिद्धांत के आधार पर। इसमें चार वैज्ञानिक थे। चार वैज्ञानिकों को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला था डोबेरेने का त्रिक सिद्धांत, दूसरा था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, तीसरा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और चौथा है आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले की है। इस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दिए गए अपने को जो इसमें ये है जो आधुनिक आवर्त सारणी दे रखी है अपने को इस डायग्राम में, ये देखो। अब इसको सबसे पहले डोबेरेन का त्रिक सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। अब डोबेरायनर का त्रिक सिद्धांत डोबेरायनर का त्रिक सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं अपन। यह एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। डोबेरायनर ने तत्वों को या एलिमेंट को तीन तीन समूहों में रखा गया। उन्हीं समूह को त्रिक कहा गया है। जो डोबेरायनर है उन्होंने तत्वों को तीन तीन समूह में रखा था। इस समूह को त्रिक कहा जाता है। अब डोबेरायनर ने इन समूहों के तीन तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा गया तो उनका बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। अब इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो लिथियम है और इधर पोटेशियम है, दोनों दे रखे हैं यहाँ पर, जिनका परमाणु भार है, इनका परमाणु भार जो सोडियम के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। लिथियम का परमाणु भार और जो पोटेशियम का परमाणु भार है, इन दोनों को जोड़ेंगे तथा औसत निकालेंगे। वो औसत है ना, वो सोडियम के जो सोडियम है इसके परमाणु भार के बराबर आएगा। उन्होंने डाबेरायनर का त्रिक सिद्धांत ये बताया। उसके बाद एक क्लोरीन है और आयोडीन है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनका परमाणु भार है वो ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर आएगा। उन्होंने त्रिक सिद्धांत में यही बताया था कि जो प्रथम जिसमें दो तत्व प्रथम और तृतीय का औसत भार बीच वाली मध्य जो तत्व हैं उसके भार के बराबर होगा। अब उसके उन्होंने डाबेरायनर ने यह सब कुछ बता दिया। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अब ये त्रिक सिद्धांत दिया। अब उसकी कुछ कमियां थी, उनको देखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये त्रिक सिद्धांत दिया तो सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा सके। सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा सके। डाबेरायनर है ना, उन्होंने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं समझा सके, क्योंकि वह इसको समझाने के लिए पूर्ण रूप से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। यह क्लासिफिकेशन पूर्ण रूप से सभी तत्वों पर लागू नहीं हो सका। अब इसके बाद हम और भी देखेंगे जो औसत है वो किस प्रकार निकाला गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये लिथियम प्लस पोटेशियम दो धातु हो गई, उनका जो निकालेंगे औसत भार
बराबर, अब इसमें जो लिथियम और पोटेशियम को दोनों को जोड़ेंगे 7 + 39/2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग अब ये 23 आ जाएगा। इसमें 23, ये 23 हैं वो औसत बार हैं। ये किसका औसत बार है, सोडियम का। अभी उत्तरिक नियम यही समझा रहा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर लिथियम और पोटेशियम को जोड़ेंगे 7 और 39 को तो इसका औसत बार आ जाएगा 23, सोडियम के बराबर है। या क्लोरीन और आयोडीन को दोनों को जोड़ेंगे उसका परमाणु भार है वो ब्रोमीन के बराबर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन। अब उसके बाद है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। डाबेराइनर के बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को अनेक परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया या क्लासिफाइड किया। जो है न्यूलैंड भाई साहब, उन्होंने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। न्यूलैंड ने जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो उस समय जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों की संख्या 56 थी। इसमें तत्वों की संख्या 56 थी। अब इसमें देखेंगे अपन 56 थी तो न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन सबसे कम परमाणु भार वाले तत्वों हेलोजन से शुरू किया और थोरियम तक समाप्त किया। ये देखो यहाँ पर थोरियम पर समाप्त किया है उन्होंने, यहाँ पर थोरियम है यहाँ पर समाप्त किया है। अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणधर्म के समान रहता है। न्यूलैंड ने यह बताया कि इसमें जो प्रथम तत्व हैं वो 8वां तत्व हैं, इनकी दोनों के जो परमाणु भार हैं दोनों समान होंगे। उन्होंने बताया कि पहला तत्व और 8वां तत्व का परमाणु भार समान होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये बेरिलियम और मैग्नीशियम का परमाणु भार समाप्त होगा, बोरॉन और एल्युमिनियम का समान होगा, कार्बन और सिलिकॉन का समान होगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि प्रथम तत्व और 8वें तत्व का परमाणु भार हमेशा समान होगा। वो इस प्रकार से लगातार बताते रहे। उनका जो पहला तत्व था वो था थोरियम और लास्ट तत्व था थोरियम और पहला तत्व था हेलोजन। हेलोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने जो प्रथम तत्व लिथियम और 8वें तत्व दिए है सोडियम। इस प्रकार बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन इस प्रकार से लगातार 8वें तत्व और पहले तत्व की परमाणु भार समान है, ये डोबेराइनर ने बताया। अब उसकी कुछ कमियां थी डोबेराइनर की, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब डोबेराइनर ने न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद लागू फेल हो गया। जो न्यूलैंड का जो नियम है वो कैल्शियम, यहाँ पर देखो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम धातु तत्व हैं, यहाँ तक ही यह लागू हुआ। उसके बाद ये आगे है ना यहाँ पर लागू नहीं हो सका। जो न्यूलैंड की ये कमियां थी और न्यूलैंड की और भी कमियां हैं। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं, इसके बाद कोई तत्वों की खोज नहीं है। क्योंकि न्यूलैंड की एक कमी और थी कि उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर या इस संसार में सिर्फ और सिर्फ 56 तत्व ही हैं, इसके बाद और कोई भी तत्व नहीं है। उसकी यह भी एक कमी थी। उन्होंने 56 तत्वों के लिए बोला कि इसके बाद कोई तत्व नहीं है, ये उसकी एक प्रमुख कमियों में से है। अब न्यूलैंड की अष्टक सिद्धांत के बाद हम अगले वैज्ञानिक की ओर चलते हैं, वो हैं अलग मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी को पढ़ेंगे अपन। मेंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक थे। मेंडलीफ एक कौन थे? रशियन वैज्ञानिक थे। तत्वों को वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में मेंडलीफ का प्रमुख योगदान रहा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ना, वो वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन मेंडलीफ का प्रमुख योगदान रहा है। मेंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। सबसे पहले आवर्त सारणी है उसको पूर्ण रूप से डिजाइन किया तथा उसका निर्माण किया। सबसे पहले किसने किया था? मेंडलीफ ने ही किया था। सबसे पहले निर्माण आवर्त सारणी का मेंडलीफ ने किया था। और उसके बाद जो मोज़ले हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं। अब मेंडलीफ के बारे में पढ़ते हैं अपन। जो मेंडलीफ हैं उन्होंने बताया कि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन एच से शुरू तत्वों और उनके परमाणु द्रव्यमान मास में बढ़ते क्रम में एक टेबल में अरेंज किया। उन्होंने हेलोजन से तो शुरू किया, याद देखिए आप, हेलोजन से तो शुरू किया और वह तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में टेबल में अरेंज किया।
उन्होंने क्या किया कि जो परमाणु भार है उसके कम परमाणु भार, उससे अधिक परमाणु भार, उससे अधिक परमाणु भार, ऐसे क्रम में वह व्यवस्थित किया, उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। अब उसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ग्रुप, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ग्रुप को इस प्रकार से और पीरियड को या आवर्त को इस प्रकार से दर्शाया गया है। वर्ग तो इस प्रकार से होगा, मतलब वर्ग ऊपर से नीचे एक खड़ा, और आवर्त है ना वो इस प्रकार से होगा। उन्होंने मेंडलीव ने सर्वप्रथम उन्होंने बताया। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें 9 तो वर्ग थे और 7 आवर्त थे। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें ये ना वर्ग तो 7 थे, और आवर्त है ना वह आवर्त 9 थे, आवर्त 9 थे। अब इस प्रकार आगे देखते हैं अपन। 9 तो वर्ग और 7 आवर्त थे, 9 तो वर्ग और 7 आवर्त थे। अब आगे देखेंगे अपन। अब जो मेंडलीव हैं उसकी सारणी में कुछ कमियां रही, अब उनको देखने की कोशिश करेंगे। और मेंडलीव है ना उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि उन्होंने ये बताया था कि परमाणु है वो जो नए तत्व हैं उनकी खोज आने वाले समय में होगी, नए तत्वों की खोज होगी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो नए तत्वों का खोज की अनुमान लगाया कि नए आने वाले समय में और भी कई नए तत्व खोजे जा सकते हैं। तो उन्होंने जो आवर्त सारणी थी उसमें रिक्त स्थान छोड़े। उन्होंने देखो इसमें रिक्त स्थान छोड़े थे, किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने रिक्त स्थान छोड़े कि आने वाले समय में और भी कई तत्वों की खोज की जा सकेगी। अब जो मेंडलीव है उसकी कुछ कमियां भी रही। अब मेंडलीव की कुछ कमियां देखते अपन। समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। उन्होंने क्या किया कि जो तत्व हैं जैसे जो शून्य गैसें हैं या जो हेलोजन गैसें हैं उनको सभी को अलग अलग किया, क्योंकि उन्होंने उनको व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाए। और यह ज़्यादा ऑटोमिक मास वाले तत्वों को कम मास वाले तत्वों से पहले रखा गया। उन्होंने एक सबसे बड़ी कमी थी कि जो तत्वों में कम मास वाले तत्वों से पहले रखा गया, जिनमें ज़्यादा मास वाले जैसे ज़्यादा वजन या भार वाले तत्व है ना उनके स्थान पर कम भार वाले तत्वों को पहले रखा गया। बल्कि उन्होंने उल्टा किया। आयोडीन में 126 इसको देखो पहले रखा गया है, और टूरियम को 127.61 इसको बाद में रखा गया। बल्कि ज़्यादा परमाणु भार वाला पहले आता और ये बाद में आता। इसकी कुछ कमियां रही हैं। अब मैंने आपको फिर से बताता हूँ कि उन्होंने जो मेंडलीव है उन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज की। उनके तो आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। अब देखते हैं आगे। उसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जनक माने जाते हैं वो हैं कौन? हेनरी मोज़ले। अब हेनरी मोज़ले के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हेनरी मोज़ले के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं कौन? मोज़ले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोज़ले को माना जाता है। अब हेनरी मोज़ले ने क्या बताया कि हेनरी मोज़ले 1913 में हेनरी मोज़ले एलिमेंट के एक नए गुण एटॉमिक न्यूक्लियर परमाणु संख्या की खोज की। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या की खोज की और उनको तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया। जो भी आज से पहले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोज़ले, उससे पहले भी जो भी 3 वैज्ञानिक आए थे, न्यूलैंड था, मेंडलीव था, वह सभी क्या किया? उन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को अरेंज किया था। बल्कि जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोज़ले हैं उन्होंने परमाणु भार के आधार पर अरेंज किया था। परमाणु भार के आधार पर हेनरी मोज़ले ने किया है, बल्कि उससे पहले परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणियाँ थी। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के बारे में, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान के बारे में और किसी भी तत्व के परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे अब। तो अब सबसे पहले करते हैं परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक के बारे में अध्ययन करते हैं। अब परमाणु क्रमांक क्या है? जिसमें देखो परमाणु क्रमांक दे रखा है 3, इसमें दे रखा है परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु क्रमांक 5 है। जो लिथियम का है परमाणु क्रमांक 3 दे रखा है, बेरियम का 4 दे रखा है और बोरॉन का 5 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो इसमें न्यूक्लियस हैं, जो लिथियम का न्यूक्लियस है इसमें 3 पॉजिट्रॉन या 3 प्रोटॉन हैं, और जो बेरियम है इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन हैं, और यहाँ पर ये बोरॉन है इसके न्यूक्लियस में 5
प्रोटॉन है। अब ये इसमें अलग अलग प्रोटॉन दिए गए हैं, जिसमें अब इसमें न्यूक्लियस में चारों अलग अलग प्रोटॉन दिए गए हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन दिया गया है। ये परमाणु क्रमांक, इनके जो परमाणु क्रमांक है उनके आधार पर इनको अरेंज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन और भी। अब परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान वो होता है जो एटॉमिक नंबर, जो ये लिथियम है उसके ऊपर तो दिया जाता है अपने को एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या, परमाणु संख्या दी जाती है ऊपर तो अपने को, और जो नीचे दिया गया जाता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान दिया जाता है। अब परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं अपन। जो एटॉमिक मास वो ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो उसका परमाणु संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परमाणु संख्या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा? एटॉमिक मास के बराबर। एटॉमिक मास है ना, तो 2 गुणा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक मास का मान परमाणु संख्या है उसके 2 गुणे के बराबर, लगभग बराबर होगा। यहाँ पर आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर दिया गया है एटॉमिक मास 2 गुणे एटॉमिक नंबर के। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है, अब वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले के सिद्धांत के आधार पर है, उसको हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल ये यहाँ से लेके शुरू से लेके यहाँ तक है। इसमें 18 तो क्या दे रखे हैं, 18 तो यहाँ पर 7 तो वर्ग और 18 आवर्त दिए गए हैं। 7 तो वर्ग दिए गए हैं और 18 आवर्त दिए गए हैं। 18 आवर्त दिए गए हैं इस प्रकार से। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं और भी। अब यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान और सेल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब परमाणु द्रव्यमान मैंने अभी कुछ पहले बताया, एटॉमिक नंबर है ना, वो एटॉमिक मास ज्ञात करने के लिए क्या करें, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा। एटॉमिक मास 2 गुणा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान जो है परमाणु संख्या के 2 गुने के बराबर होता है, ये दिखाया गया है यहाँ पर। अब इसके बाद देखेंगे अपन, इस प्रकार से डिनोट करते हैं इसको। अब इसके बाद देखते हैं सेल स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की अध्ययन करते हैं, जो परमाणु है संरचना किस प्रकार की होती है। अब परमाणु संरचना, अब यहाँ पर दिया गया है अपने को, इसमें अपने को कितने कोष दिए गए, 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष और 4 कोष। इसमें है जो कार्बन की स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें कोषों को नाम दिया गया है K, L, M और N, ये यहाँ पर दिया गया है। अब K है उसमें परमाणु क्रमांक कि जो है इलेक्ट्रॉन्स वो कितने बराक आएंगे, पहले कक्ष में 2 बराक आएंगे, दूसरे में 8 बराक आएंगे। ये देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8। और उसके बाद है तीसरा, उसमें कितने बराक आएंगे, 18 और उसके बाद 32। इस प्रकार से चलता रहेगा। इन भरने के लिए अपने को एक सूत्र होता है, उससे हम ज्ञात किया जा सकता है। ये सूत्र होता है 2n²। 2n² से हम इसके परमाणु के जो संरचना है उसके जो इलेक्ट्रॉन है भर रहे जा सकते हैं। अब यहाँ पर n है ना, उसकी जगह मान रखेंगे 1, तो 2 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुणा करेंगे तो 2। उसके बाद है ना फिर वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से उसके स्क्वायर तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद n का मान 3 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की भाई घात 2 तो 3 तिया 9, 9 3 की घात 2 तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 की घात 2 बराबर 4 चौके 16, 16 चौके 64। इस प्रकार से n का मान हम रखते चलेंगे और यहाँ पर n का मान रखते चलेंगे 1 2 3 4 कितना भी रख सकते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे। अब इसमें कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। ये यहाँ पर मैंने बता दिया। अब कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब कार्बन की संरचना दे रही है यहाँ पर। अब ये न्यूक्लियस है, उसमें प्रथम कक्ष में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। तो परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसमें न्यूक्लियस है तो इसके प्रथम कक्ष में 2 हैं, उसके अगले कक्ष में 4 हैं। अगर पहले में 2 अगले में 4 तो इसमें क्या है, अब पहले में 2 भर दिया दूसरे में 4 भर दिया तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें 2 कितनी की आवश्यकता है
4 की और आवश्यकता है इसमें। अगर 4 की आवश्यकता है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह कि एक ऋण आवश्यकता है, क्योंकि बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हैं। कौन? कार्बन। इसके बाद आगे अध्ययन करेंगे अपन आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में मैंने बताया अभी कुछ देर पहले। इसमें 18 तो आवर्त होते हैं और 7 वर्ग होते हैं। अब इसमें आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद हम थोड़ा और अध्ययन करते हैं इसके बारे में। अब एक्चुअली क्या है कि इसमें 18 तो आवर्त हैं और 7 वर्ग हैं। तो इसमें है जो पहला है वो तो सारी धातुएं हैं, दूसरा है सारे मृदा धातु हैं, और यहाँ पर दिया है लेंथिनियम। तो यह किससे है? इससे संबंधित है लेंथेनाइड। और यहाँ पर एक सी, तो ये एक्टेनाइड श्रेणी है, लेंथेनाइड श्रेणी और ये एक्टेनाइड श्रेणी है। इसके बारे में हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ये हेलोजन गैसें हैं पूरी, और यहाँ पर ये हेलोजन गैसें दे रखी हैं। अब आगे पूर्ण रूप से इन वर्गों का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि मोजले हैं उन्होंने इसकी खोज की थी। अब हाइड्रोजन है कि परमाणु संख्या सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है। जो हाइड्रोजन है यहाँ पर देखो ये, तो इसे प्रथम स्थान पर रखा गया है। क्योंकि ये प्रथम स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो परमाणु भार या परमाणु संख्या है वो सब एक है, तो प्रथम स्थान पर रखा गया है। अब जो आवर्त की बात करते हैं अपन, जो परमाणु आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त तो दे रखे हैं 7 और वर्ग दे रखे थे 18। अब इसमें दे रखे हैं आवर्त 2, पहला आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18 और पाँचवें आवर्त में 18 और शेष 32 और आवर्त में शेष तत्व। इसमें दे पहले में तो 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं, चौथे में 18 हैं, पाँचवें में 18 हैं और छठे में 32 हैं, सातवें में शेष सभी आ जाएंगे। अब इसमें क्या था अपने को? 7 तो आवर्त थे और 18 वर्ग थे। अब इसमें देखेंगे अपन जो पहला है, इसमें पहले के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर दूसरे का अध्ययन करेंगे, फिर यह लगभग 5 वर्ग ऐसे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे जो मुख्यतः मोस्ट हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में 5 वर्ग ग्रुप्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबियम, सीजियम और फ्रीशियम। तो ये हैं इसमें। ये पहला है जो वर्ग नंबर ग्रुप नंबर 1 है, उसमें इस ग्रुप के तत्वों को अलंकरीली मेटल या सारी धातु कहते हैं, एल्काइल धातु या मेटल धातु कहते हैं। उसके बाद है जो ग्रुप नंबर 2, ये हैं सारी मृदा धातु हैं। पहला तो है सारी धातु हैं और दूसरा है सारी मृदा धातु हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर 11 कहाँ है? ग्रुप नंबर 11 यहाँ पर है। ये देखो कॉपर, Ag, Au और ये यहाँ पर दिया गया ग्रुप नंबर 11। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। जो 11 हैं उसमें दिया गया कॉपर, चांदी, Au और Rg। इस वर्ग के को सिक्का धातु बोलते हैं या मेटल धातु, ये हैं सिक्का धातु या मेटल धातु हैं। अब ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं अपन। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, यह है कौन सी? हेलोजन कहा जाता है, हेलोजन्स कहा जाता है इनको। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं। इसमें ग्रुप में जो 17वां ग्रुप है, इसमें आने वाले जो तत्व हैं सबसे अधिक क्रियाशील हैं। जो सबसे अधिक क्रियाशील इसमें कौन सा है? फ्रेंशियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? फ्रेंशियम है। और जो ग्रुप नंबर 18 हैं वो ये कौन सी गैसें हैं? हेलोजन गैसें हैं, ये शून्य गैसें हैं। जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडियम, ये गैसें दे रखी हैं, ये शून्य गैसें कहलाती हैं। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ तत्व अभी तक है ना, कुल 118 तत्व की खोज की जा चुकी हैं। 118 तत्व की खोज की जा चुकी हैं। उसमें से 91 तो धातु हैं और 27 अधातु हैं। 91 तो धातु हैं और 27 अधातु हैं। 118 में से 91 तो धातु और 27 अधातु हैं। अब उसके बाद देखते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। और पृथ्वी पर पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्के धातु हैं लिथियम, सबसे हल्के धातु है लिथियम। और सबसे भारी तत्व कौन है?
अनओक्टियम, अनओक्टियम सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व अनओक्टियम है। और सबसे भारी धातु कौन से हैं? ओस्मियम, OS या ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। ऐसी धातु को द्रव अवस्था में पाई जाती हैं पारा। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं कौन है? बेरियम। यहाँ पर तो है धातु, यहाँ तो है धातु दे रखी है और यहाँ अधातु है। धातु की बात करेंगे तो पारा आएगा और अधातु की बात करेंगे तो बेरियम आएगा। अब आगे और देखते हैं अपन पीरियोडिक टेबल, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं अपन। जो पीरियोडिक टेबल है विद्युत ऋणात्मकता किस प्रकार से होती है, इसमें है ना विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे। अब यहाँ पर दे रखी है विद्युत ऋणात्मकता, उससे पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। अब विद्युत ऋणात्मकता जो हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती हैं, और अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती हैं। अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तो बढ़ती हैं और लेफ्ट से राइट चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे अपन, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है, लिथियम दे रखा है और सोडियम दे रखा है। अब ये देखो यहाँ पर है ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब इसमें क्या है कि ऊपर से अगर नीचे चलेंगे इस प्रकार, तो इनमें क्या है कि जो विद्युत ऋणात्मकता के कारण इसके आकार में वृद्धि होती जाएगी। शुरू इसके आकार में बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए लिथियम का आकार इतना है तो उसके बाद जो लिथियम के बाद सोडियम है उसका आकार फिर बढ़ जाएगा, उसके बाद पोटेशियम उसका आकार फिर बढ़ जाएगा, उसके बाद जो रुबेडियम उसका आकार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आकार में वृद्धि होती रहती है। अब हाइड्रोजन के जगह एक दे रखा है यहाँ पर परमाणु के बाद, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 3, 1, 2 और 3 एक बाहरी कक्षा में, यहाँ भी एक बाहरी कक्षा में है। परमाणु क्रमांक 11 तो 2 तो प्रथम कक्षा में, 8 द्वितीय कक्षा में और तृतीय कक्षा में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी परमाणु बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें विद्युत ऋणात्मकता जो इसका आकार है ना धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार में वृद्धि होती जाएगी। इसी प्रकार से हम लेफ्ट से राइट में चलेंगे, लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो इसके आकार में कमी होती जाएगी। पहले सबसे बड़ा होगा, उसके बाद कम होगा, कम होता होते बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इसके अध्ययन हम आगे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइज घटती हैं। अगर यहाँ पर आकार इतना है तो उसके बाद ये फिर आकार और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अगर इधर की बात करते हैं तो इसका आकार इतना तो बड़ा पहले ही है, फिर इतना हो जाएगा और भी बड़ा होता जाएगा, ये आकार बढ़ता जाएगा इधर और इधर घटता जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं साइज की बात करेंगे अपन। अब यहाँ पर साइज की बात करेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करते हैं। तो लिथियम दे रखा है यहाँ पर अपने को, यहाँ पर लिथियम दिया गया है। अब लिथियम दिया गया है ना तो उसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है अपने को 3, और इसमें प्रथम कक्षा में भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट कक्षा में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, लास्ट कक्षा में 1 फ्री। इस प्रकार से अब इसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं अपन। न्यूक्लियस एन की बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो इसके जो केंद्रक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 3 है ना तो तीनों भर दिए गए हैं। तो इसके क्या है कि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन है देखो यहाँ पर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन पे आवेश है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इसमें नेगेटिव आवेश है, वो क्या है कि एक दूसरे को और आकर्षित करेंगे। और इसके बाद बेरियम है, उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स की संख्या 4 हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं बाह्य कक्षा में, वो एक इसको इस प्रकार आकर्षित करेगा और भी ज़्यादा आकर्षित करेगा। इसमें प्रोटॉन है उसके 5 संख्या है, वो इसको इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा आकर्षित करेगा तो इसके कारण और भी ज़्यादा आकार छोटा हो जाएगा। और इस कार्बन है उसके में भी पर आकार है वो परमाणु प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं, इसके कारण इसका आकार और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अधिक आकर्षित करेगा। ये आकार बढ़ा उससे छोटा छोटा छोटा। तो इसी प्रकार में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इसके आकार में कमी होती जाएगी, इस प्रकार से कमी होती जाएगी। और अगर अपन ऊपर से नीचे चलेंगे तो आकार में घटता जाएगा, जैसे बड़ा है उससे छोटा छोटा इस प्रकार छोटा होता जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको ये समझा चुका हूँ पूर्ण रूप से। हम फिर यहाँ पर देखो ये घटता और बढ़ने की संरचना दिखाई गई है। विद्युत ऋणात्मकता है यहाँ पर देख नाइट्रोजन की दिखा रही है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ की तुलना में यहाँ आकार छोटा है क्योंकि यहाँ पर है न्यूक्लियस में प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा है।
अब बात करते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम और आधुनिक आवर्त सारणी नियम। मेंडलीव की और आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव है ना, मेंडलीव ने की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, और आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले की परमाणु संख्या के आधार पर है। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं मेंडलीव की। मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है तत्व के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम कहा कि तत्वों को रासायनिक या भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब इसको मैंने आपको अभी बताया कि ये पूर्ण रूप से चैप्टर खत्म हो गया है जो आवर्त सारणी का है। उसके बाद हम एक विशेष वर्ग हैं उनके लिए एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे। और इसमें दो ये तो थे ग्रुप्स और ये थे आवर्त। अब नए लेक्चर उसके टेस्ट सीरीज में जो मॉक टेस्ट लेके आएंगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।